गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे शब्द विचार। व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार के बाद दूसरा भाग आता है शब्द विचार। शब्द विचार वर्णों का ऐसा समूह जिनका अर्थ हो उन्हें शब्द कहते हैं। अब शब्द की परिभाषा क्या है कि वर्णों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसका कि कोई अर्थ हो उसे शब्द कहा जाता है। भाषा में वर्ण के बाद सबसे छोटी इकाई शब्द आती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो शब्द ही आता है। मूलतः शब्द वर्ण मात्राओं के मेल से बनते हैं। शब्दों का जो निर्माण है वर्ण और मात्राओं, मात्राओं मतलब स्वरों, स्वर मतलब ध्वनियां, स्वर मतलब ध्वनियों के मेल से बनते हैं। वर्ण और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। जैसे घ प्लस र, तो इसमें घ में अ ध्वनि मिली हुई है और र में अ की ध्वनि मिली है, तो वर्ण और ध्वनियों मतलब मात्राओं के मेल से शब्द का निर्माण होता है। छत, छत, म, ह, क, तीनों वर्णों में अ की ध्वनि मिली हुई है, मतलब अ की मात्रा मिली हुई है, तो इसका निर्माण हुआ शब्द का मह। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट और प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों को 4 भागों में विभक्त किया गया है। 4 भागों में उनके आधार पर इनको बांटा गया है। पहला अर्थ की दृष्टि से आधार पे, अर्थ के आधार पे। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पे, इतिहास या स्रोत की दृष्टि के आधार पर। और व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, मतलब उसके प्रयोग के आधार पे कि शब्द का प्रयोग किस तरह किया जाता है उसके आधार पे। तो इन 4 भागों में शब्दों को विभक्त किया गया है। पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर मुख्य रूप से अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। पहला निरर्थक शब्द और दूसरा सार्थक शब्द। पहला निरर्थक शब्द, वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग कई बार कोई शब्द यूज करते हैं, खाना वाना ऐसे, तो ये जो वाना शब्द है वो निरर्थक है। तो जैसे मुक्का फुक्का, तो ये जो पीछे का जो शब्द है ये निरर्थक शब्द है, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है। रोटी वोटी, चाय वाय, तो ये जो शब्द है ये क्या है, निरर्थक शब्द है। तो कुछ शब्द सार्थक होते हैं और ये जो शब्द है ये सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे ऊपर के ये जो शब्द है खाना, मुक्का, रोटी, चाय, ये सार्थक शब्द है, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्दों के प्रकार। अब सार्थक शब्द के अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ सार्थक शब्द एकार्थक होते हैं, मतलब जिनका एक ही अर्थ निकलता है, हम उसका दूसरा अर्थ नहीं निकाल सकते। जैसे दिन, रात, लड़का, नदी। दिन का मतलब दिन ही होता है, उसका कोई अलग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकलता। दूसरा रात, लड़का, नदी, पहाड़, गंगा, यमुना। ऐसे शब्द जिनका एक ही अर्थ निकलता हो उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। दूसरा है अनेकार्थक शब्द। ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे हरि शब्द है, अब हरि शब्द का अर्थ ईश्वर भी होता है और हरि शब्द का अर्थ बंदर भी होता है। तो ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे गुरु शब्द है, गुरु शब्द का अर्थ गुरु मतलब टीचर भी होता है और गुरु शब्द का मतलब बड़ा भी होता है। ऐसे ही पर्यायवाची, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, जैसे जिनके बहुत सारे सिमिलर वर्ड होते हैं, जिनके बहुत सारे समानार्थी शब्द होते हैं, मतलब उस शब्द के जगह पे हम दूसरे शब्दों का भी, उसके समानार्थी दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।
जैसे देवता, तो देवता के पर्यायवाची है सुर, देव, अमर, निर्जर। पानी है, पानी के पर्यायवाची है जल, नीर, अंबु, सलिल और तोय। ये सब क्या है, पानी के पर्यायवाची है। अगला है विलोम शब्द। विलोम शब्द, अब ये शब्द के जो सार्थक शब्द हैं उनको हमने अलग अलग भागों में विभक्त किया है। पहला एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। विलोम शब्द मतलब विपरीतार्थक अर्थ वाले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द, जैसे रात का दिन, माता का पिता, उच्च का निम्न, मौखिक का लिखित। तो शब्द को हमने जो बांटा, पहला आधार था अर्थ के आधार पर शब्दों का विभाजन, जिसमें दो प्रकार के शब्द हैं, एक निरर्थक और दूसरा सार्थक। निरर्थक शब्द वैसे शब्द जैसे चाय वाय, पानी वानी, ये निरर्थक शब्द है। जो पीछे वाला जो शब्द है जैसे वानी, चाय वाय, तो वाय जो शब्द है वो निरर्थक है। सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों में चार प्रकार के भागों में हमने बांटा है, एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची और विलोम शब्द। अगला है व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों को विभक्त किया गया है। अब शब्द की बनावट के आधार पर कि शब्द की बनावट कैसी है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़। पहला जो शब्द है रूढ़, दूसरा यौगिक और ये जो तीसरा है ये दोनों से मिलकर के बना है। तो रूढ़ शब्द हिंदी में वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी, व्यक्ति या वस्तु के लिए प्राचीन काल से ही प्रयुक्त होने के कारण, प्रयुक्त मतलब प्रयोग होने के कारण विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, जिनका प्रयोग वर्तमान में हो रहा है, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द मतलब प्राचीन काल से शब्द आ रहे हैं और किसी वस्तु या प्राणी के लिए प्रयुक्त होने के कारण विशिष्ट अर्थ में उसी अर्थ के लिए जिसके लिए वो प्रयोग हो रहा है उसके लिए वो रूढ़ हो गया है, तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, इसका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता। इन शब्दों के निर्माण के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। इन शब्दों के कोई सार्थक खंड भी नहीं किए जा सकते। इन शब्दों को अगर हम तोड़ें तो उनको तोड़ने के बाद उस टूटे हुए भागों का कोई अलग अलग अर्थ भी नहीं निकलता है। जैसे रात, दिन, घोड़ा, दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, आकाश, मेंढक, स्त्री, देवता, देवी आदि। जैसे रात शब्द के अगर हम खंड करें, रात शब्द को अगर हम विभक्त करें तो रा और त दोनों को अलग अलग करने पर कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। मतलब रात शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें पता है कि ये नाइट के लिए बोला जा रहा है ना, रात्रि के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको आप विभक्त करें तो उनका अलग अलग करने पे कोई अर्थ न निकले और एक विशेष अर्थ में मतलब रूढ़ अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं और उनका कोई दूसरा अर्थ भी नहीं निकलता है, तो वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर के बने हैं तथा उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है। ऐसे शब्द जैसे दो शब्दों से मिलके बने हैं और उनको अगर हम उन दोनों शब्दों को अलग अलग कर दें तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, उन्हें यौगिक शब्द। योग शब्द का मीनिंग होता है जोड़ना। योग शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में वो होता है जोड़ना। तो इसका कहने का मतलब यह है कि यौगिक शब्द दो शब्दों के जोड़ने से बने होते हैं। हिंदी व्याकरण में सभी संधि आदि समास से बने हुए शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, क्योंकि संधि और समास में दो शब्दों को जोड़ा जाता है और दोनों का अर्थ होता है, तो वो सारे शब्द यौगिक होते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अगर हमने विद्या को अलग किया, आलय को अलग किया, तो दोनों का भी अलग सेपरेट अर्थ है। विद्या का अर्थ है विद्या और आलय का अर्थ होता है घर या ग्रह। देवालय, देव प्लस आलय, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। विद्या का अर्थ होता है विद्या और अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, मतलब विद्या को चाहने वाला। तो दोनों को अलग करने पर दोनों का अर्थ निकल रहा है
और दो शब्दों से मिलकर के एक शब्द बना है, तो ऐसे शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द। अब इसमें दोनों चीजें आ गई, योग भी हुआ है और रूढ़ भी हुआ है। मतलब रूढ़ हो गया वो शब्द एक अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और योग भी हुआ है दो शब्दों का। तो ऊपर के दोनों जो विशेषताएं हैं वो इस योग रूढ़ में पाई जाती हैं, योग यौगिक की भी और रूढ़ की भी। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, ये शब्द यौगिक तो होते हैं, मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बने होते हैं, लेकिन किंतु एक अनेक अर्थों में से विशेष अर्थ, उसका जो एक विशेष अर्थ निकलता है, मतलब उसका जो अर्थ है वो रूढ़ हो जाता है। मतलब दो शब्दों से मिलकर के तो बने हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाता है। रूढ़ हो जाता है मतलब फिक्स हो जाता है, मतलब ये शब्द इसके लिए ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे जलज। अब जलज जो है, जल प्लस ज दो शब्दों से मिलके बना है जलज। जलज जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है। पहला है जल प्लस ज। ज शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है उत्पन्न हुआ। ज शब्द का अर्थ होता है उत्पन्न हुआ। तो जल मतलब पानी, ज मतलब पानी में उत्पन्न हुआ। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन हम जब पूरा शब्द प्रयोग करते हैं जलज, तो वो कमल के लिए ही आता है। हम जलज शब्द, जल में तो बहुत सारी चीजें उत्पन्न होती हैं, बहुत सारी वनस्पतियां भी उत्पन्न होती हैं, तो हम सारी चीजों को हम जलज नहीं कहते। तो इसका जो अर्थ निकला वो एक विशेष अर्थ के लिए लिया, तो वो अर्थ उसका रूढ़ हो गया। तो इसीलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे, योग रूढ़ शब्द। जो दो शब्दों से योग से तो बने हैं, लेकिन उनका अर्थ एक विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गया। तो जलज मतलब कमल है तो कमल ही है, हम और किसी जल में उत्पन्न होने वाली कोई वनस्पति को जलज नहीं कह सकते। हालांकि वो भी उत्पन्न जल में होती है, लेकिन हम जलज मतलब कमल को ही जलज कहेंगे। तो योग रूढ़ में योग और यौगिक, रूढ़ और यौगिक दोनों शब्दों की, रूढ़ और यौगिक की दोनों विशेषताएं योग रूढ़ में आ गई। जैसे लंबोदर। लंबोदर में लंबा उदर, लंबा मतलब मोटा या लंबा बड़ा सा, और उदर मतलब पेट। अब ये जो इसका अर्थ है वो गणेश जी के लिए अर्थ इसका रूढ़ हो गया। हम हर मोटे व्यक्ति को हम लंबोदर नहीं कह सकते, कि किसी का भी अगर मोटा पेट है तो हम उसको लंबोदर नहीं कह सकते, तो उसका जो अर्थ है वो रूढ़ हो गया। चतुर्भुज। अब चतुर्भुज चार भुजाओं वाला, चतुर्भुज अगर हम कहेंगे तो ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे चतुर्भुज, तो इसका अर्थ इसका जो है रूढ़ हो गया। मतलब दो शब्दों से मिलकर के बना शब्द, लेकिन उसका अर्थ जो है विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और वो अर्थ रूढ़ हो गया। आगे की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे अगला वाला इतिहास या स्रोत की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण। थैंक यू, धन्यवाद।